करते हैं विपक्ष के हंगामे के बीच झारखंड का बजट पेश कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ का बजट पेश हुआ, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4,893 करोड़ ज्यादा है। हेमंत सरकार के इस बजट में कृषि, रोजगार, आदिवासी और महिलाओं के विकास पर जोर दिया गया है। कृषि, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। तो उम्मीदों का बजट आ गया देखिए, और वो भी हंगामे के बीच। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन इस दौरान वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। और यह बजट जो है पिछले वित्तीय वर्ष से 4,893 करोड़ रुपए ज्यादा है। और हेमंत सरकार की इस बजट की खास बात हम आपको बता दें तो इस बजट में कृषि, रोजगार, आदिवासी और महिलाओं के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। वहीं कृषि, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। और चलिए हम आपको इस बजट की बड़ी बातें बताते हैं। क्या वो बड़ी बातें हैं जो इस बजट में खास हैं? तो देखिए, इस बजट में 91,277 करोड़ का बजट रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 4,893 करोड़ रुपए ज्यादा है। और तीसरी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 18,653 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मनरेगा की मजदूरी में 31 रुपए की वृद्धि की गई है। कोरोना के दौरान केंद्र से अतिरिक्त मदद नहीं मिली, यह आरोप भी इस बजट के दौरान लगा। विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। कृषि ऋण माफी के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी, किसानों को मदद मिलेगी यहां से। सिंचाई के लिए 45.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मछुआरों को अनुदान पर नाव भी मिलेगी। विकास कार्य में सभी की सहभागिता जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। अब किसान समृद्धि योजना के लिए 45.83 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 2021-22 में गुरुजी किचन योजना की शुरुआत होगी। बिरसा ग्राम योजना के लिए 61 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 64 नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लागू किया जाएगा। लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत भी की गई। 2021-22 में 69 एकलव्य विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। शहीदों की जन्मस्थली को और विकसित करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, गृह कारा एवं पुलिस विभाग को 476.80 करोड़ का मद में प्रावधान मिला है। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर झारखंड बनेगा, ऐसा ऐलान किया गया है। पर्यटक स्थलों को बेहतर सड़कों से जोड़ा भी जाएगा। आओ पढ़े और खूब पढ़े पर सरकार का पूरा जोर रहेगा। और देखिए, खेल और खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स हंट का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए खिलाड़ियों को चुना जाएगा। तो ये बजट आ गया है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल मारू है जनरल सेक्रेटरी झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स से, और धीरज पाठक है अर्थशास्त्री। धीरज जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, कैसा रहा ये बजट, आपको कैसा लग रहा है? धीरज जी, सवाल आपसे, बजट पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी, उम्मीदें तो बहुत थी, कुछ पूरी हुई हैं, बहुत सारी पूरी नहीं हुई हैं। हम लोगों ने उम्मीद जताया था कि जो है सरकार जो है रूरल डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करेगी, तो उन्होंने किया भी है, लेकिन कुछ टुकड़ों टुकड़ों में किया है, पूरी तरह से नहीं किया है। और हेल्थ पे हम लोग चाह रहे थे कि कुछ खास होगा, लेकिन कोविड-19 पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उन्हीं सब चीज़ों को ज़्यादातर बढ़ाने का काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नया स्कीम नहीं है उसमें, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्री वैक्सीनेशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। उसी तरह से एक वेलफेयर में जो है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का बात किया गया है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड स्टाइल का है। और पेंशन स्कीम्स तो पहले से बहुत सारे चल ही रहे हैं, उससे पता नहीं कितना फ़र्क पड़ेगा। बॉन्डेड लेबर का एक नया स्कीम है जिसमें 10 लाख रुपीज़ पर डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। पढ़ देता हूँ।
वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 91,277 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट का आकलन है, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 75,755.01। अगर पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोगों को लाख में पढ़ने की आदत है, यहाँ के दफे कर देते हैं लोग। पूंजीगत व्यय 15,521.99 करोड़ रुपए का। खासियत ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय इस बार बढ़ाए हम लोग। समझना ये है कि अगर हम सामान्य चीजों पर खर्च करेंगे तो ठीक है, हमारा काम चलेगा, लेकिन जब तक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तब उससे राज्य का राजस्व नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी सरकार रहेगी उसको जोर देना चाहिए। हमारी सरकार, हेमंत जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, ये समझना है पहले। दूसरा है वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए स्थापना व्यय में 37,943 करोड़ रुपए राज्य स्कीम राज्यांश में 37,809.09 करोड़ रुपए। केंद्रीय सेक्टर स्कीम में 4,081.34 करोड़ रुपए तथा केंद्र प्रायोजित स्कीम केंद्रांश में 12,284.23 करोड़ रुपए, यानी कुल 91,277 करोड़ रुपए की आय व्यय विवरणी तैयार की गई। दूसरा इसका साइलेंट फीचर है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33,625। कैद यही करना है आपको। सामाजिक क्षेत्र के लिए, सोशल सेक्टर के लिए हमारा खर्च ज्यादा हो रहा है, जोर उसी पर है। आप लोग पूछते थे कभी कि किस पर ज्यादा आपका जोर रहेगा, एम्फेसिस किस पर रहेगा। मैं बराबर कहता था कि सोशल सेक्टर में रहेगा। तो देख लीजिए आंकड़ा से 33,625.72 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए। वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब टैक्स से रेवेन्यू जो होगा हमको वो करीब होगा 23,265.42 करोड़ तथा नॉन टैक्स से राजस्व जो होगा वो होगा 13,500 करोड़। केंद्रीय सहायता सेंट्रल असिस्टेंस जो होता है वो है 17,891.48 करोड़। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो करेक्शन होता है तो राज्य को हिस्सा मिलता है, और उसमें हिस्सेदारी 22,050.10 करोड़। लोक ऋण से करीब 14,500 करोड़ रुपए तथा उधार अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ये हमारा राजस्व कैसे होगा, ये हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा, ये बताए हम। गत वर्ष 19-20 में झारखंड का विकास दर 6.7% था। इस वर्ष कोरोना के महामारी के कारण देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में भी गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 20-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में 7.5% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 6.9% की गिरावट का अनुमान है। देश में गिरा। और रुकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार के पटना से आ रही है। छेड़खानी का विरोध करने पर पटना में मर्डर हुआ है। लड़की की मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बेटी से छेड़खानी का मां ने विरोध किया था और चंदन नाम के युवक पर गोली मारने का आरोप भी लगा है। छेड़खानी को लेकर 10 दिन पहले मारपीट हुई थी और मामले में 3 आरोपी जो है गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी चंदन जो है वो फरार बताया जा रहा है। फतुहा के जग्गू
बिघा गांव की वारदात है। तो देखिए पटना से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, छेड़खानी का विरोध करने पर मर्डर हुआ है राजधानी पटना में। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लड़की की मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बेटी से छेड़खानी का मां ने विरोध किया था और चंदन नाम के युवक ने गोली मारकर मां की हत्या कर दी। छेड़खानी को लेकर 10 दिन पहले मारपीट हुई थी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि मुख्य आरोपी चंदन, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो फरार है। फतुआ के जग्गू बिघा गांव की वारदात है। वही विवाद था, गाड़ी देते रहता था, हम लोग के बेटी के बिगाड़ी दिया था। बेटी के बिगाड़ दिया? हाँ, बेटी के साथ बड़े अटपट बोला था। तो इसी के लिए आप लोग बोले होंगे? हम नहीं बोले था, ये रहते थे अधिकार के घेर के भी ने मार दिया। मतलब आपके बेटी के साथ छेड़खानी के? हाँ, आने के लेकर विवाद। हाँ। और संजय हमारे सहयोगी इस खबर पर पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, राजधानी पटना में लोग सुरक्षित नहीं है, अगर किसी गलत काम का विरोध किया जाए तो ऐसा हश्र होता है, कैसे आम लोग सुरक्षित रहेंगे? देखिए अनूप, ये कोई मामूली घटना नहीं है। एक बाप का दर्द आप समझ सकते हैं, उसकी पीड़ा समझ सकते हैं। एक तरफ उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया जाता है और दूसरी तरफ अगर कोई विरोध करता है तो उसकी पत्नी को गोली मार दी जाती है। अब इससे बढ़कर कानून व्यवस्था की गिरावट का भला क्या उदाहरण हो सकता है? निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात राजधानी पटना में फतुआ है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। हालांकि जो मेन एक्यूज्ड है वो अभी चंदन कुमार, वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन बाकी के जो उसके 3 सहयोगी, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यही है कि कानून का खौफ क्यों नहीं है, पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? एक तरफ आप छेड़खानी की घटना को अंजाम देते हैं और विरोध करने पर आप गोली मार देते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठ रहा बिहार पुलिस पर, पटना पुलिस पर। देखना होगा, पुलिस तो गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसे लोगों सामाजिक स्तर पर भी कोई एक पहल होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं न घटे। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल संजय 10 दिन पहले मारपीट की वारदात हुई थी, 10 दिन पहले की बात पता चल रही है। क्या इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई? अगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की होती या फिर कार्रवाई की होती तो आज मर्डर नहीं होता। देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर लूप होल है, पुलिस के तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो मारपीट की घटना थी चौकीदार के माध्यम से थाना तक भी गई थी बात, और उसके बाद पुलिस ने अगर प्रॉम्प्टली एक्शन लिया होता तो शायद इतनी जरूरत नहीं करते जो आरोपी हैं। बहरहाल अब इस मामले में गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। देखना होगा, अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, पूरे मामले की छानबीन चल रही है। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले को अंतिम उद्भेदन तक कैसे पहुंचाती है। जी संजय, अपराधियों की हिमाकत तो बढ़ गई है, लेकिन देखिए ऐसे लोग भी जो महज छिड़कानी की बात को लेकर गोली मारने से भी नहीं चक रहे हैं, यानी खौफ तो बिल्कुल खत्म है। पुलिस का खौफ हो या अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है, इन वारदातों से पता चल रहा है। चंदन के बारे में कोई जानकारी मिली? कौन है ये चंदन? देखिए स्थानीय युवक बताया जा रहा है, उसके बारे में इतनी ही जानकारी मिली है। फिलहाल घटनास्थल पर हम लोग भी पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी जब आलाधिकारी इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, इसने एक बड़ी घटना के रूप में इसे देखा जा रहा है। लोग जो है वो हतप्रभ है कि एक छेड़खानी की घटना को रोकने के लिए जब एक माँ विरोध करती है, एक पिता विरोध करता है, तो आरोपी, और ये कोई पहली घटना नहीं है। सवाल यही है कि बार बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। पुलिस का इकबाल जो है शायद उसका असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए इस तरह से जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो कानून को अपने हाथों में लेते हैं और इस तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर जो पीड़ित परिवार है उसे एक बड़ा दर्द दे डालते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि मनचलों की कैसे इतनी हिमाकत बढ़ गई है? मारपीट हुई तो प्रशासन ने आखिर क्या किया? ये तमाम सवाल है। और क्या पुलिस का इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया? तमाम सवाल हैं जो ऐसी घटना के बाद अब निकलकर सामने आ रही हैं और इनका जवाब भी बेहद जरूरी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है। गोपालगंज मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस कार्रवाई में जेल के कैदी वार्ड से एक मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव जब्त किया गया। जेल में आपत्तिजनक सामान के मिलने से सुरक्षा व्यवस्था तो सवालों के घेरे में है ही, साथ ही साथ जेल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। इस कार्रवाई के बाद कलेक्टर नवल किशोर चौधरी ने मीडिया कर्मियों को इस कार्रवाई के बारे में बताया। बस यही बात जो है जेल उपाधीक्षक अमित कुमार को नागवार गुजरी। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने मीडिया कर्मियों को फोन कर धमकी दे दी कि कलेक्टर की बाइट नहीं चलनी चाहिए और अगर चल गई तो आइंदा से जेल परिसर में मीडिया कर्मियों को आने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं डीएम ने क्या बयान दिया। मंडल कारा गोपालगंज चनाबे में सुबह में
मेरे एसपी साहब, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ और यहाँ के थाना प्रभारी, गोपालगंज के थाना के प्रभारी, सभी लोगों के द्वारा एवं पुलिस बल जितने थे सभी लोगों के द्वारा रेड किया गया है। सर क्या मिला है, कोई घंटे तक चला छापेमारी? छापेमारी लगभग 2.25 घंटे तक चली है और सभी सेल में सभी खंड में छापेमारी की गई। तो कलेक्टर ने सिर्फ कार्रवाई के बारे में बताया और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो जेल अधीक्षक के बारे में हो। लेकिन अब जरा सुन लीजिए कि कैसे पत्रकार को धमका रहे हैं जेल अधीक्षक अमित कुमार। प्रिंट मीडिया का एक अलग चरित्र होता है। जी सर। अलग व्यक्तित्व होता है। जी सर, जी सर, जी सर। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग होता है। जी सर। तो आइंदा बटन नहीं लगा तो ये तुम दगाबाजी कर दिए ना सर, दगाबाजी नहीं करा। नहीं, आइंदा से यदि ये बाइट कहीं पर भी चल गया जी सर, तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समझ के ट्रीट करेंगे। ना सर, ना सर। नहीं तो जान लीजिए, आप ऐसा थोड़ी कि आप ही के पास बस दिमाग है, हम लोग गधा बैठे हुए हैं। ना सर, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं। नहीं चल गया तो हम आज के बाद से आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रीट करेंगे। अल्लाह